द पीक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट का जो एग्ज़ाम हमारा आने वाला है, तो ईवीएस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आया हूँ। इसके पहले आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 दे चुका हूँ। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की। और ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये 4 फरवरी 2023 की जो परीक्षा हुई थी, ये उसका सॉल्यूशन होगा। तो आइए बढ़ते हैं सेशन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का परीक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो किसी गांव में गया और वहाँ की जो जैसी जीवन शैली थी, जैसा वहाँ का रहन सहन था, उसको देख कर आया। अब वो कैसे बता रहा है? यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपियोका, जिसे कसावा भी बोला जाता है, और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। तो ये किस राज्य की बात कर रहा है? तो अगर हम बात करें कि जो टैपिकोआ है, ये लोग टैपिकोआ को लोग अपने घरों के आंगन में क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, असम में तो नारियल का पेड़ तो होता नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता है। तेलंगाना में होगा नहीं, उड़ीसा में होगा नहीं। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केरला के जो लोग हैं वो किसका यूज़ करते हैं? टैपिकोआ का और नारियल का। और ये अपने घरों के आंगन में ही इसको लगाने का काम करते हैं और उसे बड़े चाव के साथ खाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं। ये किसको लेकर है? मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम की खेती के बारे में निम्न कथन दिए गए। बहुत पूछा जाता है झूम की खेती से रिलेटेड। तो पहला ऑप्शन है, एक फसल काटने के बाद उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा है, एक मिनट, दूसरा है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। ये भी सही है। सी ऑप्शन है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद डी ऑप्शन है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ई नंबर, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। ये ऑप्शन सही है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें, जो पहला ऑप्शन कि इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा किया जाता है। इस भूमि को गहरा किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। और इसके पहले एक ऊपर वाला देखिए, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि शिफ्टिंग खेती ही होती है। तो पहला और दूसरा करेक्ट होगा ना। तो यहाँ पर सी होगा। और इसके बाद डी में क्या बता रहा है कि रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और इसके बाद में ऑप्शन नंबर ई, ये भी क्या होगा? करेक्ट होगा। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ए बी ई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहली है, पहली को समझ के हमको आंसर देना है। पहली को समझेंगे, इसके बाद आंसर देंगे। नीचे दी गई पहली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी, मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ,
सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो देखिए मीठे और नमकीन दोनों में डाली जाती है और तीखा तीखा हल्का सा तीखा स्वाद देती है। तो देखिए कौन सा हल्का सा तीखा स्वाद देती है, क्या कार्डमम है, काली मिर्च है, सरसों है, लौंग है। तो देखिए लौंग तो होगा नहीं, सरसों होगा नहीं, इलायची होगा नहीं, क्योंकि इलायची तो तीखी होती नहीं है। तो यानी काली मिर्च इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, कौन? क्या वो बाज है, क्या बाज पहचान लेता है, या रेशम का कीट पहचान लेता है, या मच्छर पहचान लेता है, या तितली पहचान लेता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो तितली है। तितली ये अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहां के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो देखिए कहवा जो है ये आपका श्रीनगर में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है, श्रीनगर में। तो ना तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ना बी होगा और ना ही सी होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये देखिए, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उसके ढांचे के बारे में अब वो बता रहा। मान लो कोई व्यक्ति गया है, कोई गांव गया, वहां घूम कर आया वहां के जो गांवों में, अब उसी गांव का विवरण वो बता रहा। कैसे बता रहा है? बता रहा है कि भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और क्या है, रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं। ढालू का मतलब अगर कोई भी चीज़ पानी वगैरह गिरेगा तो वो नीचे आराम से बह जाएगा। यह राज्य होना चाहिए, यानी बारिश होती है उस राज्य में और बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो ऊंचाई में मकान बने हुए हैं। तो क्या इतनी बारिश, आप बताइए, क्या इतनी बारिश हिमाचल प्रदेश में होती है? नहीं होती है। क्या इतनी बारिश झारखंड में होती है? नहीं होती है। अब बताइए मिजोरम होगा या असम होगा? क्या इसका राइट आंसर होगा? आप बताइए कमेंट करके कि मिजोरम होगा या असम होगा। तो देखिए मिजोरम में भी इतनी नहीं बारिश होती है। कहाँ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है? असम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका स्केल से रिलेटेड है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिसे सॉल्व करने में हमको आसानी रहे। दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना कि 1 सेंटीमीटर जो है, जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है? जो 1 सेंटीमीटर है वो हमारा 990 मीटर के बराबर है। यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 990 मीटर के क्या है? बराबर है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई? 21.2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अगर 990 के बराबर है तो 21.2 सेंटीमीटर, यानी अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 21.2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 990 में किसका करा देंगे? गुणा। 990 में 21.2 का गुणा करा देंगे। तो ये किस में हो जाएगा? मीटर में। किसमें हो जाएगा? मीटर में। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसको किस में बदलना है, क्योंकि जो भी हमारे ऑप्शन हैं वो सब ऑप्शन किस में है? किलोमीटर में है। और जो हम आंसर निकालेंगे ये किस में निकलेगा? मीटर में निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो 990 मल्टीप्लाई 21.2 और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से। ठीक है।
तो अगर हम देखें ये 0 से इस 0 को कैंसिल कर देंगे। अब 21.2 का गुणा जब आप 99 में करेंगे, किसका गुणा? 21.2 का गुणा जब 99 में आप करेंगे, ठीक है, तो आपका जो आएगा ये लगभग में आएगा 21.2 का, तो लगभग में आपका आएगा 2098.8 आएगा। कितना आएगा? 2098.8। और नीचे 2 जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो। 2098.8 और नीचे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। तो जब डेसिमल 0 ऊपर जाएगा तो डेसिमल 2 अंक बाद यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यानी 20.988। तो लगभग में कितने हम किलोमीटर कह सकते हैं कि लगभग जो है ये 21 किलोमीटर है। कितना है? 21 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के जोड़े को चुनिए। जो जोड़े दिए गए मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग के जोड़े चुनने हैं। और ये सोचिए आप, पहली शिफ्ट जो मैंने कराया इसके पहले उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या मलेरिया और मियादी बुखार होगा? क्या चिकनगुनिया और डेंगू होगा? हैजा और मियादी बुखार होगा? तो मियादी बुखार तो होता नहीं है मच्छर के काटने से, ये यहाँ से हटा दीजिए। हैजा होता नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेट देख कर भी हम काम करेंगे, ऑप्शन जो होंगे उनको एलिमिनेट करते जाएंगे। अब बी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। चिकनगुनिया और डेंगू ये मच्छर के काटने से होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से पक्षियों का वह जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। कौवा और चील, बाज और गिद्ध, शकरखोरा और बाज, या कौवा और गिद्ध। तो देखिए कौवा तो ऑप्शन में होगा नहीं, तो कौवा हटा दीजिए, यहाँ से भी कौवा हटा दीजिए और यहाँ से शकरखोरा हटा दीजिए। यानी हमने कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए? 3 ऑप्शन। तो बचा क्या? बी ऑप्शन, यानी बाज और गिद्ध जो मनुष्य से भी 4 गुनी दूरी वस्तु को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वह राज्य जहां तोरांग का अर्थ है जंगल कौन सा है? वह राज्य जहां पर तोरांग का मतलब क्या है? जंगल, वो कौन सा राज्य है? तो देखिए तोरांग के बारे में जान लीजिए। तोरांग का जो अर्थ होता है वो झारखंड में जंगल होता है, यानी झारखंड के लोग जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग कहते हैं। कुड़ुक भाषा झारखंड के आदिवासियों के द्वारा बोली जाती है। एक पॉइंट और याद रखिए, जो कुड़ुक भाषा है ये झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं इनके द्वारा बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तोरांग का अर्थ जंगल होता है और ये झारखंड में, और ये किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये हमारा डिस्टेंस से रिलेटेड है, दिशा और दूरी से रिलेटेड है। तो देखिए इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। बोला गया है किसी छात्र का घर x और उसका विद्यालय y पर है। x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वो छात्र पहले a पर जाता है और जो x के ठीक दक्षिण में 60 मीटर दूरी पर है। फिर b पर जाता है जो a के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वह c पर जाता है जो b के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है जो c के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष उसके घर की सही दिशा क्या है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। किसी छात्र x और उसका विद्यालय y है। x और y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए वह पहले a की ओर जाता है जो x के दक्षिण में 60 मीटर है। मान लीजिए ये x है, ठीक है। अब वो विद्यालय जाना है तो x के दक्षिण में कौन है? a है।
एक्स के दक्षिण में कौन है, ए है, और कितनी दूरी है, 60 मीटर। ठीक है, इसके बाद इस 60 मीटर दूरी पर फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक पूर्व में है, यानी ए के ठीक पूर्व में कहाँ है, यहाँ पर कोई है बी, यहाँ पर मान लीजिए बी है, क्योंकि पूर्व में जाना है, बी है, और वो कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, 50 मीटर। इसको फिर से ऊपर बना देता हूँ क्योंकि जगह बचेगी नहीं। तो सबसे पहले ये एक्स है, 1 मिनट, तो देखिए सबसे पहले ये क्या है, एक्स है, एक्स ए की ओर आता है और दूरी कितनी है, 60 मीटर। फिर ए से बी की ओर पूर्व में जाता है, दूरी कितनी है, 50 मीटर। दूरी कितनी है, 50 मीटर। ठीक है, फिर बी की ओर जब जाता है तो दूरी कितनी है, 50 मीटर है। और अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है जो सी, बी तक हम आए हैं ना, बी पर जाता है और ए के ठीक पूर्व में 60 मीटर की दूरी पर है। ये दूरी कितनी है, 60 मीटर। एक बार इसको फिर से करेक्ट कर देते हैं। ये जो दूरी है ये आपकी 60 मीटर है, 50 नहीं है, कितनी है, 60 मीटर है। ये दूरी 60 मीटर है। ठीक है, फिर आगे क्या है, फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक दक्षिण में, बी के दक्षिण में आएंगे तो कौन मिलेगा, सी मिलेगा। और जब सी की ओर जाता है तो कितने मीटर जाता है, तो सी की ओर जाता है तो वह 50 मीटर दक्षिण, बी के ठीक दक्षिण 50 मीटर की दूरी पर अंत में वह अपने विद्यालय पहुंचता है। ठीक है, तो ये सी है, तो ये 50 मीटर गया। फिर अंत में क्या होता है, फिर अंत में सी के ठीक पूर्व में जाता है, कितना, 60 मीटर, यानी अब वो अपने विद्यालय आ चुका है, ये उसका विद्यालय है। अब हमसे पूछा क्या गया है, विद्यालय के सापेक्ष उसके घर का सही दिशा, यानी ये विद्यालय है ये, और ये उसका घर है। तो विद्यालय के सापेक्ष घर, तो अगर देखो ऐसे बना दें, आप घर देखो, ये ऐसे देखो, तो ये उत्तर और ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो विद्यालय किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है ये टाइम एंड डिस्टेंस से लेकर है। तो देखिए, एक ट्रेन भिवाड़ी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर, इसको देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि एक ट्रेन है वो भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30, यानी देखो जब भी ऐसा टाइम दिया जाए तो इसका मतलब होता है जब भी टाइम 12 के ऊपर बज जाए, 13, 14, 15 इस प्रकार से अगर टाइम बताया जा रहा है तो इसका मतलब वो शाम का टाइम है। जब भी आपको जैसे मान लिया जाए लिखा हो 21:30, तो ये आप समझ जाओ किसका टाइम है, ये शाम का टाइम बताया गया है। क्योंकि जो स्टेशन वगैरह में जो सुई होती वो घड़ी होती है उसमें 24 घंटा का समय वो लेकर चलती है। कितने घंटे का, 24 घंटे का। तो यहाँ 8:30, जो 8:30 बजा है ना, ये क्या बजा हुआ है, ये रात का 8:30 बजे का टाइम है। कब का है, रात के 8:30 बजे का टाइम है। और कब की डेट है, ये 22 नवंबर की डेट का टाइम है। किस नवंबर की, 22 नवंबर। और 24 नवंबर को पहुंची है 3 बजे शाम को कि सुबह 3 बजे पहुंची है। क्योंकि ये जो टाइम है ये 3 बजे सुबह का लेंगे, शाम का होता तो 15 बजकर दिखाता। अगर शाम को पहुंची होती ना तो आपको ऐसे दिखाता 15 बज गए, लेकिन ये 3 बजे दिखा रहा है, यानी ये सुबह का टाइम है। तो सुबह पहुंची है कितने बजे, 24 नवंबर को सुबह 3 बजे पहुंची। तो हम कैसे इसको करेंगे, तो देखिए पहले लिखेंगे 22 नवंबर, फिर 23 नवंबर और फिर 24 नवंबर। ये क्योंकि अभी मेन हमारा काम है हमको टाइम निकालना है। तो 22 नवंबर को 8:30 बजे चली है, 8:30 बजे चली है। अगर मान लीजिए 12 बजे तक चलती है, सुबह के 12 बजे तक,
सुबह मतलब वही रात के 12 बजे। तो कितने घंटे दूरी तय करेगी? 3.5 घंटे का समय लेगी। कितने घंटे समय लेगी? 3.5। फिर अब सुबह के 12 बज गए, वो भी 23 तारीख के सुबह के, और 23 तारीख के सुबह के 12 बजे से 24 तारीख के सुबह के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। 24 तारीख के सुबह के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। अब 24 तारीख को 12 बजे तक तो चल गई है सुबह के, 3 घंटे और चलवाना है, और 3 घंटे ये, यानी टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 24, 3 27 और 3 30, यानी 30.5। कितना आएगा? 30.5, यानी 30 सही 1/2, तो 3 दूनी 60 और 1 61/2, यानी टाइम कितना आ गया हमारा? टाइम आ गया हमारा 61/2। टाइम कितना आ गया? 61/2। और डिस्टेंस कितनी दी गई है? डिस्टेंस हमको दी गई है 1877। 1877। तो अब हम क्या करेंगे? अपना फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें स्पीड बतानी है। तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी दी गई है? डिस्टेंस दी गई है 1877, और टाइम कितना दिया गया है? टाइम दिया गया 61/2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 1877 इंटू 2, 1877 इंटू 2, और बटे में कितना आ जाएगा? 61। जब आप इसको इससे परफेक्टली क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 61.54। कितना आएगा? 61.54 आएगा, जो कि हमारा लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगा? 62 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 62 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 62 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 सीमांतवर्ती प्रदेश, मध्य प्रदेश के यानी जो मध्य प्रदेश के साथ जो बॉर्डर साझा करते हैं उनके नाम बताना। वो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, हमको उनके नाम बताने हैं। बताइए, मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा बनाते हैं उनके नाम हमको बताने हैं। ठीक है, तो अगर हम मध्य प्रदेश को देखें, मान लो अगर हम देखें कि ये क्या है? हमारा मध्य प्रदेश है। ये क्या है? मध्य प्रदेश है। और इसको दिशाओं में बांट देते हैं। ये एक मिनट, फिर से देखिए, मान लीजिए ये मध्य प्रदेश है और इसको दिशाओं में बांट दें ऐसे। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अगर हम उत्तर में देखें, दक्षिण में देखें, पूर्व में देखें और पश्चिम में, तो मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में कौन है? मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में, यानी इस जगह पे ये कौन है? हमारा यूपी है। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में कौन है? मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में यूपी है। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में देखें अगर, मान लीजिए यहाँ पे, तो ये क्या है? ये हमारा महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र, यानी दक्षिण पश्चिम में ये क्या है? महाराष्ट्र। इसके बाद अगर हम दक्षिण पूर्व में देखें, कहाँ पर देखें? दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर देखिए, यानी दक्षिण पूर्व में। तो जब दक्षिण पूर्व में आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? छत्तीसगढ़। दक्षिण पूर्व में क्या दिखाई देगा? छत्तीसगढ़ दिखाई देगा। इसके बाद जब आप कहाँ पर देखेंगे? उत्तर पश्चिम में देखेंगे। कहाँ पर देखेंगे? उत्तर और पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में तो यहाँ पर कौन मिलेगा? राजस्थान मिलेगा। उत्तर पश्चिम में कौन मिलेगा? राजस्थान। और पश्चिम में कौन मिलेगा? पश्चिम में गुजरात। पश्चिम में कौन मिलेगा? यहाँ पर गुजरात। तो मध्य प्रदेश के अगर हमसे पूछा जाए कि कितने ऐसे राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं, तो हमने देखा कि अगर हम उत्तर पश्चिम में देख रहे हैं तो राजस्थान मिल रहा है, पश्चिम में देख रहे हैं तो गुजरात मिल रहा है, और अगर दक्षिण पश्चिम में देख रहे हैं तो महाराष्ट्र मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम कहाँ पर दक्षिण पूर्व में देखें, दक्षिण पूर्व में तो छत्तीसगढ़ है, और उत्तर पूर्व में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश है। तो आइए अब ऑप्शन में देखते हैं। गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी हमने बिहार को देखा नहीं, झारखंड देखा नहीं,
तेलंगाना देखा नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, राज्य का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। किस सागर पर? अरब सागर पर। तो देखिए मैप से समझिए, ये मान लीजिए इंडिया है, साउथ इंडिया। अब हमें बताना है जो समुद्र तो अरब सागर में, वो भी यहाँ पर तो बंगाल की खाड़ी है, इसको छोड़ दीजिए। ये वाला, ये कौन सा होगा? अरब सागर। ये यहाँ क्या होगा? अरब सागर। तो यहाँ पर देखिए अरब सागर से कौन है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। कितने राज्य हो गए? गुजरात, ये क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र, ये हो जाएगा गोवा, ये हो जाएगा कर्नाटक, ये हो जाएगा केरल। तो चेक करिए। अभी आंध्र प्रदेश कहीं हमने पढ़ा नहीं? पढ़ा, हटा दीजिए। इसके बाद कर्नाटक पढ़ा है, महाराष्ट्र पढ़ा है, केरल पढ़ा है, ये हो सकता है। और चेक करिए, उड़ीसा पढ़ा नहीं? पढ़ा। इसके अलावा तेलंगाना पढ़ा नहीं? पढ़ा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से वह युगल चुनिए, ऐसा जोड़ा चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से हो मिलकर बने। तो देखिए राज्य की बात करें, जो टोटल राज्य हैं वो कितने हैं? पहली बात तो 28, और टोटल यूटी यूनियन यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये भी हमारे नए यूटी बने हैं। तो देखिए अब हम ऑप्शन पे नज़र डालेंगे। लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ये दोनों क्या है? यूटी। होगा नहीं। चंडीगढ़, दिल्ली, ये दोनों भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। नागालैंड तो राज्य है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम मणिपुर, मेघालय को देखें तो दोनों राज्य हैं, और हमको क्या चुनना था कि एक केंद्र शासित प्रदेश हो और एक क्या हो? राज्य हो। क्वेश्चन नंबर 16, रमा जो है वो अटेंशन यानी अवधान, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह संकेंद्रित थी, किस पर संकेंद्रित थी? जो रमा है वो अवधान यानी एकदम अटेंशन में थी, स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी। वह किस चीज को लेकर संकेंद्रित थी? जो रमा है वो जो है वो किस चीज को लेकर संकेंद्रित थी? वो संज्ञान, यानी जो दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उनको लेकर वो क्या थी? संकेंद्रित थी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों का आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? मतलब शिक्षक क्या बताना चाहता है बच्चों को जो ये सब चीज़ें दे रहा? पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि करना चाहता है, अवलोकन और वर्गीकरण कौशल में वृद्धि करना चाहता है, पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि करना चाहता है, या उसके अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि करना चाहता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वो चाहता है कि बच्चे इसका खुद से ही अवलोकन करें और खुद से ही इसका वर्गीकरण करके वो समझें कि इस प्रकार की जो पत्ती है ये नीम की होती है, इस प्रकार की जो पत्ती है वो गुलाब की होती है। तो बच्चे उसका अवलोकन करके अपने आप को खुद से इस तरह का बनाएं कि वो चीज़ें में अंतर समझ पाएं। अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक क्या कर सकता है? ऑप्शन ए, शिक्षक उनमें घरेलू वस्तुओं को बनाने के प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही चीज़ है, अगर सीमित उपलब्धता के बारे में ज्ञान दे रहा तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। ये भी करेक्ट आंसर है।
यानी प्रभाव को भी बता रहा है। इसके बाद शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा, जो कि जानवरों से रिलेटेड वगैरह या पर्यावरण से रिलेटेड जो फिल्म बनी होंगी उनको दिखाएगा, ये भी ठीक है। इसके बाद अगला लास्ट, शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा। तो ये कैसे सही हो सकता है? वो औद्योगिकरण आप करेंगे और वनों को आप नष्ट करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी ये तीनों करेक्ट हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा ए बी सी, जिसमें भी ए बी सी होगा, ए बी सी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इन चरणों को सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? मान लो आप क्रियाकलाप करेंगे, यानी बच्चों को अगर पढ़ाने के लिए सोचेंगे तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? योजना बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आप योजना बनाएंगे। चलो योजना बन जाएगी। तो जब आप योजना बना लेंगे तो क्रियाकलाप का संपादन करेंगे कि कैसे क्रियाकलाप को प्रस्तुत करना है, यानी इसके बाद आप क्या करेंगे? आप क्रियाकलाप का संपादन कर दिया तो आप चिंतन करेंगे कि जो चीज़ हमने यूज़ की है वो सही है कि नहीं, और लास्ट में उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, यानी CADB, CADB किसमें? ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, CADB, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? कैसी प्रकृति? एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा में से अंतर्दृष्टि विकसित करना, किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए, जहाँ पर ऐसी चीज़ें आ जाए कि भाषण देने के लिए आमंत्रित करना, तो ये हमेशा काट दीजिए, ये हमेशा निगेटिव सेंस देते हैं। इसके बाद विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना, ये भी देखिए गलत। डी, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ योजना बनाना, और पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा को अंतर्दृष्टि विकसित करना। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो जो इसका राइट आंसर होगा, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और जो पर्यावरण की अवधारणा है वो बच्चों में विकसित करना, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहलुओं को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। विद्यार्थियों को मन को भ्रमित करना है, इसीलिए पहेलियाँ बनाई जाती हैं। विद्यार्थियों को खेल खिलाना, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना। आप शिक्षक के तौर पे क्या ऐसा करेंगे? विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी हम विद्यार्थियों में क्या करेंगे? हम तर्क क्षमता को विकसित करेंगे, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे? पहेलियों का यूज़ करेंगे। अगला, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए त्योहारों के उत्सवों पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? इस क्रियाकलाप, तो इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है देश में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए, या ऑप्शन बी हमारे देश में संस्कृति की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए, या ऑप्शन सी हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का एक रिकॉर्ड बनाया जाए। रिकॉर्ड बना के क्या करना है? ऑप्शन नंबर डी विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। विद्यार्थी तो वैसे भी त्योहारों को उत्सव के पूर्वक मनाते हैं, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो सिर्फ लोकप्रिय त्योहारों के विषय में बताना। ऑप्शन नंबर बी देखिए, विविधता के बारे में बताना कि सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, यानी डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो इसके बारे में क्या करना? संवेदनशील बनाना, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 23। आदित्य एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे हैं और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीज़ें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य और उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया, यानी शिक्षक ने ये कर कर कैसा उस अवसर प्रदान किया बच्चों को। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करना। विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का मौका दिया, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन, जिससे कि वह अपनी क्षमता को बेहतर कर सकें, जिससे कि वह अपनी क्षमता को क्या कर सकें, बेहतर कर सकें, ये भी सही है। विद्यार्थियों में प्रतिद्वंद्विता यानी उनके बीच कंपटीशन कराना, तो ये बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, आप कंपटीशन नहीं करा सकते। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब आप एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। यदि आपको एक विषय पढ़ाना कठिन लगे तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति सिर्फ करेंगे, सिर्फ मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति कर लेंगे, गलत। विद्यार्थियों से प्रश्न करने लगेंगे, गलत। उसे पढ़िए और पढ़ाइए या समूह शिक्षण की रणनीति का उपयोग करेंगे। आप एक प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी पर काम करेंगे, आप अपने को तैयार करेंगे कैसे हम बच्चों को जो विषय हम पढ़ा रहे हैं उनको कठिन लगता है उसे हम कैसे सुगम तरीके से पढ़ा सकें। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। विद्यार्थी और माता पिता को संतुष्ट करना। दूसरा, विद्यार्थियों की रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को निर्दिष्ट करना। प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना या विद्यार्थियों के भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो विद्यार्थी है उसमें हम क्रिएटिविटी जो होगा उसका क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, यानी क्रिएटिविटी को क्या करेंगे, निर्दिष्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ईवीएस में शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है। विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर, संसाधन की उपलब्धता पर, बच्चों की आवश्यकताओं पर या बच्चों का पूर्व अधिगम अनुभव पर, किस पर नहीं निर्भर करती है। तो ये विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर यह प्रक्रम जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 27, ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करे, का अपने विषय पर अधिकार हो, विषय समाप्त करने के पश्चात गृह कार्य नियत कर दे और विषय के प्रारंभ में विद्यार्थियों को जो हो उद्देश्य बता दें। तो क्या इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विभिन्न अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का क्या करे, संचालन करें। यानी अगर आपको मीनिंग और रिलेवेंट मैटर देना है, मतलब ऐसा खराब मैटर नहीं कि बच्चों को कोई भी चीज़ आप दे रहे हो जिससे वो समझ नहीं पा रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। निम्न में से एक कौन सा एक कौशल नहीं है। क्या होगा 28 का, क्या नियत करना, प्रेक्षण करना यानी ऑब्जर्वेशन करना, या पूर्वानुमान लगाना, या निष्कर्ष निकालना।
तो नियत करना जो होगा इसका ये राइट आंसर होगा। ये जो है एक कौशल का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया? तो पर्यावरण को जो है कक्षा 3, 4 और 5 यानी 3rd, 4th और 5th में एक पर्यावरण को एक विषय के तौर पर क्या किया गया है? स्थान दिया गया है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को आप एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों को कैसे समझाएंगे कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है ये सीमित मात्रा में है? कैसे आप समझाएंगे? प्राकृतिक संसाधनों पर एक अच्छी सी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक का तो यूज ही नहीं करना है, व्याख्या तो आप दे ही नहीं सकते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ के द्वारा भाषण दिलाने की कोई बात ही नहीं। अगर ये तीनों कट गए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कक्षा में बच्चे को कोयले का टुकड़ा दिखाकर उसकी भविष्य में उपलब्धता एवं उपयोग संबंधित चर्चा करेंगे आप। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।